पाठ 9वां, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। एक छोटा सा नाटक है, एकांकी है। इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इसकी जो विधा है वह एकांकी है, और एकांकी शब्द का अर्थ एक ही अंक का नाटक। अंक मतलब एक भाग। कई कई नाटक 2, 3, 4 या 5 अंक के 5 भाग के होते हैं। हमने कुछ किताब में भी ऐसे कुछ नाटक देखे हैं कि एक अंक समाप्त होने के बाद इस प्रकार एक छोटा सा वाक्य आता है कि पर्दा गिरता है, उसके बाद दूसरा अंक चालू, पर्दा ऊपर उठता है, इस प्रकार। तो एकांकी इस शब्द का अर्थ है एक ही अंक में, एक ही भाग में समाप्त होने वाला छोटा सा नाटक। उसकी गहराई तक हमें कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पाठ के बारे में, इस एकांकी के बारे में, इस छोटे से नाटक के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। इस लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर, उनके परिचय के बारे में हम आगे देखते हैं। यह है उनका परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में बुलंदशहर, ये शहर में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। उनकी जो मृत्यु हुई है 1978। तो माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ जिसे हम अंग्रेजी में सीनियर बोलते हैं, वरिष्ठ, और इसका विलोम शब्द है कनिष्ठ। इस प्रकार साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। संस्कृति पुरुष थे मतलब वे एक नीतिपरक आदमी थे। नियमों का पालन, चरित्रता, मौलिकता, आदर्श, इस प्रकार वे गुण थे। उनका जो चरित्र था बहुत ही उज्जवल, पवित्र और साफ सुथरा था। उन्होंने आकाशवाणी में काम किया है कुछ दिनों के लिए, और हिंदी को लोकप्रिय बनाने में उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। वे प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी विख्यात है, प्रतिष्ठित है, जाने पहचाने हैं। कुछ साहित्य उन्होंने लिखा है। प्रमुख कृतियां के अंतर्गत यह दिया है: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो यह हुआ जगदीश चंद्र माथुर जी। इनके बारे में जो परिचय है यह संक्षेप में परिचय हुआ। आगे चलकर देखते हैं इस गद्य संबंधी एक मध्यवर्ती कल्पना कौन सी है। तो प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया है। हम आज भी समाज में देखते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में वे कामयाबी हासिल कर रही है, वे सफलता उन्हें मिल रही है। और किस आज का ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व हो। हर क्षेत्र में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे हवाई जहाज चलाना हो, या कोई अफसर का क्षेत्र हो, IAS, MPSC, UPSC, इस प्रकार हर क्षेत्र में महिला जो है वो पुरुषों से कंधा मिलाकर कंधा बराबरी कर रही है। इसलिए स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार का संकेत जगदीश चंद्र माथुर जी इस एकांकी के माध्यम से इस समाज को, लोगों को देना चाहते हैं। हमें मालूम है महात्मा फुले ने स्त्री शिक्षा के महत्व को सबसे पहले उजागर किया था। उन्होंने समाज में लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत भरसक उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया, और उसी का परिणाम, उसी की फलश्रुति हम आज देखते हैं
कि लड़कियां हर एक क्षेत्र में, बल्कि लड़कों से भी आगे वे अपना नाम कमा रही है, अपना नाम रोशन कर रही है। तो संक्षेप में स्त्री शिक्षा के महत्व को जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से समाज को दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया है। और समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए, तो दकियानुसी यह क्या कठिन शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है कि पुराने विचारों का समर्थन, जो पुरानी रूढ़ी परंपरा चलती आई है उसी का पालन करना। लेकिन आज इस जो समाज बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के साथ चलना हमारा काम होता है, यही हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन कुछ लोग परिवर्तन को मानते नहीं, दकियानुसी विचार वाले होते हैं, पुराने ख्यालों का समर्थन करने वाले होते हैं, नवीनता के विरोधी, ऐसा ये शब्द का अर्थ है। नवीनता का विरोधी, पुराने विचारों के समर्थक। और ऐसे जो पुराने विचारों के समर्थक है, ऐसे विचारों पर कवि ने प्रहार किया है, मारा किया है, भेद किया है। क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर नवीन विचारों वाले हैं, परिवर्तन के पुजारी है। इसलिए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। हमें नारी को सम्मान देना चाहिए, शिक्षण के प्रभाव में उन्हें लाना चाहिए। और संस्कृत में भी नारी से संबंधित एक सुवचन है, शायद ज्यादातर छात्रों को यह मालूम भी है, यत्र नार्यंस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ यही होता है कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का अस्तित्व होता है। नारियों को पूजा करना मतलब शब्द से अर्थ ऐसा नहीं है, तो उनको सम्मान देना, उनका आदर करना, उनको इज्जत देना। जिस घर में नारी को इज्जत मिलती है, उनका सम्मान किया जाता है, तो वह सम्मान देवताओं को सम्मान देने, जो देवताओं को हम सम्मान देते हैं उसके बराबर का सम्मान होता है। तो कुल मिलाकर नारी सम्मान को जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने उभारा है, और नारी सम्मान को भी इज्जत करते हैं। तो चलते हैं इस एकांकी का कुछ भाग इस तार्शिका के अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पात्र समझ कर लेना चाहिए। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो आपके सामने पात्र है। देखिए, उमा है, सुशिक्षित युवती है, वह लड़की है। राम स्वरूप उमा के पिताजी है, प्रेमा उमा की मां है, और शंकर एक लड़का है, जवान युवक है, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है, और रतन राम स्वरूप के घर का एक नौकर है। यह जो पात्र है, यह पात्र सबसे पहले हमें समझ में लेना आवश्यक है। उसके सिवाय, उसके बिना यह एकांकी, यह छोटा सा नाटक आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो उमा, राम स्वरूप, प्रेमा ये एक परिवार है, और शंकर और गोपाल प्रसाद ये दूसरे परिवार के हैं, और रतन जो है राम स्वरूप का नौकर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो कौंस में क्या लिखा है देखो, चौकट में। ये कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, महाशय मतलब महोदय या सामान्य व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, इस प्रकार वो आधेड़ उम्र के हैं। तो आधेड़ इस शब्द का अर्थ होता है प्रौढ़, जो जवान भी नहीं और बूढ़ा भी नहीं, जो बीच की अवस्था होती है आयु की, उसे आधेड़ उम्र के कहते हैं। आधेड़ का शब्द से अर्थ होता है प्रौढ़। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, और तख्त का दूसरा सिर उनके नौकर ने, मतलब रतन ने पकड़ा है। तो तख्त एक शब्द है और सिरा यह एक शब्द है।
तख्त ही शब्द का अर्थ आहे की लकडी की चौकडी. मराठीमध्ये आपण त्याला बाज म्हणतो पहा. लाकडाची बनवलेली बाज, ज्याला 4 पाय असतात, उसे 4 पाई भी बोलते हैं. सिरा यह शब्द एक है. सिरा मतलब दूसरी बाजू, छोर या टोक, इस प्रकार. तो इस नाटक की जो शुरुआत है, एक पार्श्वभूमि दिखाई है, एक चित्र दिखाया है इस रंगमंच पर कि 2 व्यक्ति या रंगमंच पर आए हैं एक चौखट को, ये 4 पाई को लेते हुए. तो 4 पाई 2 लोगों ने पकड़ी है. एक है रामस्वरूप और दूसरे छोर को, दूसरे बाजू को किसने पकड़ा है? रतन ने. रतन कौन है? तो रामस्वरूप का नौकर है. तो ये पार्श्वभूमि शायद आपके समझ में आई होगी. यह कोई कठिन नाटक नहीं है. इसमें ज्यादा गहराई तक कोई स्पष्टीकरण बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं. यहाँ के शब्द भी बहुत आसान है, वाक्य रचना भी बहुत छोटी सी है, इसलिए इसका ज्यादा स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं. यह केवल नाटक पढ़ने से ही आधा नाटक आपके समझ में आ जाएगा. और कुछ कठिन जो संकल्पना होती है, कंसेप्ट होते हैं, थोड़े बहुत कठिन होते हैं, वह भी स्पष्टीकरण करने के बाद वह भी आपके समझ में आ जाएगा. तो ठीक है. तो यह जो हम आज पहला मुद्दा देख रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि अतिथि के लिए तय की जाने वाली तैयारी, इस प्रकार का एक मुद्दा है. और रामस्वरूप के घर में अतिथि आने वाले हैं, पधारने वाले हैं. किस लिए आने वाले हैं? तो उमा को देखने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि उमा शादी करने लायक लड़की हुई है, बनी है, 18 को पार कर चुकी है, शिक्षा भी उसकी पूरी हो चुकी है. इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि लड़की की उम्र हो जाने के बाद, उसकी सारी पढ़ाई होने के बाद उसकी शादी करना पड़ता है. तो उमा की शादी करनी है. उमा किसकी बेटी है? रामस्वरूप की बेटी है. और उसे देखने के लिए कौन आने वाले हैं? दूसरे परिवार के लोग आने वाले हैं. मैंने पहले भी बताया था पात्र का परिचय कराते समय. शंकर आने वाला है उसे देखने के लिए, और उनके पिताजी का नाम है गोपाल प्रसाद. तो समझ में आ गया कि यहाँ अतिथियों के लिए तैयारी की जा रही है. किसके घर में? रामस्वरूप के घर में. किसे देखने के लिए आने वाले हैं? उमा को देखने वाला है. लड़के का नाम क्या है? तो शंकर है. और शंकर के पिता का नाम क्या है? गोपाल प्रसाद. तो रामस्वरूप कहते हैं, गाली देकर नौकर को, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दो, उधर रख दो. उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है. रतन कहता है, बिछा दे साहब. मतलब वो तख्त रखो क्या, उस पर दरी बिछाओ क्या. देखो उस नौकर को जरा समझ कम है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता. तो रामस्वरूप जरा तेज आवाज में गुस्सा होते हैं और वे कहते हैं, और क्या करेगा? हमने किस लिए वो तख्त बाहर लाई है? बिछाने के लिए ही लाई है ना. फिर ऊपर से तू क्यों पूछ रहा है? और गुस्से के साथ कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? तुम्हें अक्ल नहीं है? बिछा दो साहब कहता है. और ये पसीना किस लिए बहाया है? हम दोनों ने पसीना बहाया है. वह जो अंदर थी चौकड़ी, चारपाई, वह इतनी दूर से लाकर हम आज बाहर रख रहे हैं. पसीना किस लिए बहाया है? यही काम करने के लिए बहाया है ना. इस प्रकार वे अपने नौकर को समझाते हैं. गुस्सा भी होते हैं थोड़ा सा. यह एक मुहावरा भी है, देखो. पसीना बहाना, यह मुहावरा है. पसीना बहाना ये शब्द का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना.
आगे देखते हैं। आगे देखिए, रतन कहता है, तख्त बिछाता है और हंसता है ही करके। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, दरी मतलब उच्चा और चारपाई पर जो बिछाते हैं कपडा, मराठीमध्ये आपण त्याला सतरंजी म्हणतो। और रामस्वरूप कहते हैं रतन को इशारा करते हुए, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाती है। पति पत्नी कौन होगी? पति पत्नी क्या करते हैं? दरी बिछाती है। तो रामस्वरूप और रामस्वरूप की पत्नी कौन है? प्रेमा। ये दोनों, ये समझ में आना होगा चाहिए था आपको। और प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाई पड़ी थी। देखिए, यह भी मुहावरा है, मुंह फुलाना। तो मुंह फुलाना इस शब्द का अर्थ होता है नाराज होना, खिन्न होना, उदास होना, हताश होना। कोई भी अर्थ आप ध्यान में रखिए। मुंह फुलाना इस शब्द का अर्थ क्या है? नाराज होना, हताश होना, खिन्न होना, ना इस प्रकार। तो प्रेमा ने जानकारी दी, उमा तो नाराज है, शायद जो लड़के वाले आने वाले हैं उससे संबंधी उसकी कोई नाराजी होगी, इस प्रकार हमें लगता है। रामस्वरूप बोलते हैं, तो क्या हुआ, नाराज है तो? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है वे खूबसूरत बहू अपने बेटे शंकर के लिए चाहते हैं। इसलिए रामस्वरूप ने हिदायत दी थी, सूचना दी थी कि हमारी उमा को जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना है। क्योंकि लड़के वाले जो आते हैं, कोई भी लड़के वाले आते हैं, इस प्रकार की लड़की वे चाहते हैं, वे अपेक्षा करते हैं एक लड़की खूबसूरत हो, दिखने में बहुत सुंदर हो। इसलिए रामस्वरूप भी कहते हैं कि उमा को हमारी जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहते, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीना, करीने से, करीने इस शब्द का अर्थ है ठीक ठाक, व्यवस्थित, सज धज कर, इस प्रकार। जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। तो ये लोग कैसे हैं, आगे उसका स्पष्टीकरण दिया है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, प्रतिष्ठित लोगों में जाते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो यह आपको कृति के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहते हैं या कैसी लड़की चाहते हैं। यह कृति आपके समझ में आई कि वह ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। ऐसे दो चार उत्तर आगे भी है। यह उत्तर एक आया है, आपको ध्यान में रखना होगा कि वे गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहते हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। उसके बाद प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप कहते हैं, लड़के के बारे में जानकारी देते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। कि लड़का बाप से भी ज्यादा एक पैर आगे है। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, मतलब वो डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है।
बीएससी किए है उन्होंने। तो बीएससी किसे कहते हैं? 15वीं को, जो 12वीं के बाद 3 साल तक आपको यह सीखना पड़ता है डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी। आर्ट साइड से लड़के पढ़ते हैं तो उसे बीए बोलते हैं, कॉमर्स साइड से वे पढ़ते हैं तो बीकॉम बोलते हैं, और साइंस साइड से पढ़ते हैं तो उसे बीएससी बोलते हैं। जो 12वीं के बाद 15वीं तक जो छात्र साइंस लेकर पढ़ता है उसे 15वीं पास होने के बाद उसे बीएससी की डिग्री मिलती है। शंकर ने भी बीएससी की है और आगे चलकर वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। शादी और पढ़ाई ये दोनों एक सवाल एक नहीं है, ये एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। क्या करूं, मजबूरी है, और मजबूरी के कारण कोई ऐसी विचित्र घटना के कारण वह शादी करना चाहता है। तो इस मुद्दे के अंतर्गत हमें क्या क्या सीखने को मिला, इस पर एक छोटी सी नजर हम मारेंगे। तो यहां संगीत वाद्यों के 2 नाम आए हैं। कौन से 2 नाम आए हैं? हारमोनियम और सितार। ध्यान में रखना, परीक्षा के लिए 1 अंक के लिए यह कृति आ सकती है। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो 2 वाद्यों का उल्लेख आया है यहां, हारमोनियम जिसे मराठी में हम पेटी कहते हैं, पेटी बजाना, और सितार मतलब जो वीणा होती है, वीणा का ही एक बड़ा मोटा भाग होता है, उस पर तार होते हैं छेड़ने के लिए, तो संगीत में उसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो संगीत के वाद्यों के 2 नाम ध्यान में रखना होगा आपको, एक हारमोनियम, दूसरा सितार। उसके बाद यह मुहावरा भी आया था एक, कौन सा? पसीना बहाना। उसका अर्थ भी मैंने बताया था, कड़ी मेहनत करना, कड़ी परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। मुंह फुलाना, यह एक दूसरा मुहावरा आया था, उसका अर्थ है नाराज होना। करीने, यह एक कठिन शब्द आया था, ठीक ठाक। और व्यावसायिक शिक्षा के 2 नाम, यह भी कृति आपको 1 अंक के लिए पूछी जा सकती है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कृति। व्यावसायिक शिक्षा के 2 नाम बताइए। तो व्यावसायिक शिक्षा के 2 नाम कौन से हैं? एक है मेडिकल और दूसरा है वकील। व्यावसायिक शिक्षा के नाम है, हम वकील भी पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के 2 नाम, एक है वकील और दूसरा है मेडिकल। वकील शंकर के पिताजी है और मेडिकल कॉलेज में कौन पढ़ता है? शंकर पढ़ता है। तो ठीक है, यह भाग पहला आपकी शायद समझ में आया होगा। अब हम दूसरा भाग देखते हैं और दूसरे भाग के बाद हमारी यह तासिका समाप्त हो जाएगी। तो यह है दूसरा भाग। तो इसमें क्या कहा है, देखिए, दूसरे भाग के लिए हम शीर्षक दे सकते हैं गोपाल प्रसाद जी का आना, और इस मुद्दे के अंतर्गत कुछ 5-6 बातें उसके बारे में इस मुद्दे के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या कहा है। तो रतन कहता है, बाबूजी, धीमी आवाज में, रामस्वरूप दरवाजे से झांकते हैं, झांकना मतलब देखना। अरे प्रेमा, वे लोग आ गए हैं, तुम उमा को समझा देना, तुम्हें मेहमानों के सामने थोड़ा सा गीत गाना भी होगा। और तब तक गोपाल प्रसाद जी का आगमन होता है, दोनों हंसते हैं और रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी को सवाल पूछते हैं कि हमारे घर की तरफ आते समय आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? आसानी के साथ आप आ गए, या हमारा पता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद खकारते हैं, खकारना मतलब गला साफ करना,
देखिए यहां जैसे वाक्य है वो वैसे वाक्य वैसे ही मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं अपनी भाषा में इसका स्पष्टीकरण करता हूं। जैसे यह वाक्य है वैसे में मैं नहीं पढ़ता। तो कहा है, आप ध्यान दीजिए, मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं आगे धीरे धीरे आगे जाते हुए। गोपाल प्रसाद खा करते हैं मतलब गला क्या करते हैं, साफ करते हैं। यह आया देखो, खकारना मतलब गला साफ करना। तांगे वाला आपका पता जानता था, आपका घर जानता था, इसलिए मुझे आसानी से आपका घर मिल गया। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं, रामस्वरूप बाद में हंसते हैं। लड़की की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यह एक कठिन शब्द है। मुखातिब इस शब्द का अर्थ होता है सामने। रामस्वरूप शंकर को देखते हैं और उसे कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी आपको मिली है? शंकर बोलता है, कहता है कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में मैं आया था मेरे घर। वीकेंड मतलब साप्ताहिक छुट्टी जिसे बोलते हैं, शनिवार और रविवार को वीकेंड बोलते हैं। वीक मतलब सप्ताह, एंड मतलब समाप्त का भाव, उसके समाप्ति का, एंड का भाव वीकेंड। रामस्वरूप कहते हैं आपका मेडिकल कोर्स खत्म होने में कोई मेरे ख्याल से 1 साल तो लगेगा। शंकर भी कहता है 1 साल नहीं, साल 2 साल लगेगा। रामस्वरूप को आश्चर्य होता है, 1 साल तो रह गया इसका मेडिकल की शिक्षा खत्म होने में, शंकर 2 साल क्यों कहता है? वे जरा आश्चर्यचकित हो गए रामस्वरूप। तो शंकर कहते हैं हंसते हुए कि 1 साल का मैं मार्जिन रखता हूं। मार्जिन यह एक कठिन शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, तो मार्जिन शब्द का अर्थ अंतर होता है। वह कहता है कि मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूं क्योंकि 1 साल में सारे पेपर छूट जाएंगे, उसका हल हो जाएगा, या सारे पेपर में मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, इसका कोई मुझे भी विश्वास नहीं। इसका कहने का अर्थ ये होता है। इसलिए वो 1 साल का और मार्जिन रहता है, अंतर रहता है। जो पेपर भी फेल हो जाएगा वे दूसरे साल में छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए वह कहता है मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूं। मतलब इससे ही आपकी समझ में आ सकता है कि शंकर कोई ज्यादा होशियार लड़का नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप फिर चकित होते हैं, बिजनेस? फिर वे समझते हैं बिजनेस शब्द का अर्थ, मतलब गोपाल प्रसाद शादी तय करने के लिए बिजनेस मानते हैं, धंधा मानते हैं, धंधा, लेन देन के बारे में। इस प्रकार गोपाल प्रसाद जी का रिश्ते की ओर देखने के लिए इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण है। शादी को वे बिजनेस मानते हैं। कौन मानते हैं? गोपाल प्रसाद। तो हम समाज में भी देखते हैं कि इस प्रकार वे चलता है कि लड़की को खरीदा जाता है या बेच दिया जाता है, इसलिए बिजनेस इस प्रकार का इस्तेमाल यह हुआ है। लेकिन यह बहुत गलत है। लड़की को लड़की की शादी के लिए बिजनेस नहीं मानना है, एक प्रकार का रिश्ता समझना चाहिए, एक अच्छा रिश्ता। वे कहते हैं पहले आप नाश्ता कर लीजिए, और गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ यह एक कठिन शब्द है, इसका अर्थ है शिष्टाचार। अंग्रेजी में हम उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि मेहमान जब आते हैं हम उसे पानी देते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, चाय पे लेते हैं, उन्हें नाश्ता दिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। यह सब जो क्रियाकलाप होती है उसे तकल्लुफ कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं कि तकल्लुफ किस बात की है? यह तो मेरा भाग्य है, तकदीर है कि आप जैसे महान लोग, पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। तो तशरीफ लाना इस शब्द का यह अर्थ है आसनस्थ होना या बैठ जाना। इस प्रकार तुम इतने पढ़े लिखे लोग मेरे घर में पधार रहे हैं, यह मेरी तकदीर है, भाग्य है। तो यहां आया है तशरीफ।
उसके आगे देखते हैं कि दोनों आपस में क्या कहते हैं। देखो, उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? तो शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या तुम झुक कर क्यों बैठे हो? या है देखो, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हैं हम, कमर सीधी करके बैठो। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि शंकर ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। वह ऐसा आगे झुककर बैठा है क्योंकि कमरे की जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, मराठीमध्ये त्याला आपण पाठीचा कणा म्हणतो आणि इंग्रजीमध्ये त्याला बॅकबोन म्हणजे बॅकबोन, बॅक म्हणजे पीछे, बोन म्हणजे हड्डी, हाडं, अशा प्रकारे। तो यहां शंकर के बारे में हमें एक नई जानकारी मिली कि उसे बैकबोन ठीक तरह से नहीं है, रीढ़ की हड्डी ठीक तरह से नहीं है। इसलिए इस एकांकी को शीर्षक ही क्या दिया है, नाम क्या दिया है, रीढ़ की हड्डी। तो किसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है? शंकर की। इसलिए वह ठीक तरह से बैठ नहीं सकता। बैठते समय वह कुछ थोड़ा सा आगे क्या होता है, झुकता है, क्योंकि उसे उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि गोपाल प्रसाद तुम्हारे दोस्त ही कहते हैं शंकर को बैकबोन है, बैकबोन की बीमारी है। और इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रखते हैं। यह आया है देखो। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं, मैंने कहा है कि तकल्लुफ करने की आवश्यकता नहीं, शिष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मानते ही नहीं है। हमें चाय भी पिलाया, नाश्ते की प्लेट भी लेकर आप आए, और रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए वे कहते हैं हंसते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? किसने किससे कहा? देखिए, यह भी एक अंक के लिए कृति परीक्षा में आ सकती है। बहुत सारे इस प्रकार के वाक्य इस एकांकी के अंतर्गत पूछे गए हैं। किसने किससे कहा? तो यदि यह वाक्य आपको परीक्षा की दृष्टि में आएगा तो आपको उत्तर देना होगा कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, किसने किससे कहा? तो यह वाक्य रामस्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद जी से कहा। विलायती यह एक कठिन शब्द है। इसमें इस शब्द का अर्थ होता है विदेश या दूसरा देश। अंग्रेजी में हम उसे फॉरेन कहते हैं, फॉरेन कंट्री, विदेश। आपको चाय कौन सी पसंद है? अपने देश में बनने वाली या दूसरे देश से हमने आयात की हो गई? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम अंग्रेजी में कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और चीनी जरा ज्यादा डालिए। वे ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। चीनी मतलब शक्कर, शंकर खकारकर मतलब गला साफ करते हुए। यहां है देखो, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। टैक्स का मतलब कर होता है। जिसका इनकम ज्यादा होता है उसे टैक्स देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ता है सरकार को। जो उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं, तो ज्यादा कमाने पर जो प्रॉफिट हुआ है, उन्हें फायदा हुआ है, उसमें से कुछ प्रतिशत, 10%, 20%, 50%, जितनी कमाई हो उतनी कमाई के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी को भी टैक्स भरना पड़ता है, और इस टैक्स के आधार पर ही हमारी देश की उन्नति होती है, प्रगति होती है। इस प्रकार यह टैक्स के आधार पर ही हमारा देश चलता है, यह हमारी सरकार चलती है। तो शंकर का क्या मानना है यहां चीनी के बारे में? जो ज्यादा चीनी लेंगे सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लगाएगी। तो ठीक है, अगला छोटा सा पन्ना देखते हैं। यह है इस ताशिका का अंतिम पन्ना। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए,
सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी यह कठिन शब्द है, तो उसका अर्थ है आमदनी, उत्पन्न। आमदनी का अर्थ क्या है? उत्पन्न, आय और व्यय। यह भी आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं। आय का मतलब आमदनी मतलब कमाई, और व्यय विलोम शब्द है, व्यय का मतलब खर्च। तो आमदनी इस शब्द का अर्थ होता है कमाई, उत्पन्न। इस प्रकार सरकार जो चाहे कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, किस पर टैक्स लगाना चाहिए? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर भी टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर क्या करते हैं? हंसते हैं। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है कि महाशय, जनाब शब्द आया है कि महाशय देने वाले चू भी नहीं करेंगे। चू न करना यह एक मुहावरा आया है, मतलब विरोध न करना। चू न करना मतलब विरोध न करना। तो गोपाल प्रसाद के कहने का तात्पर्य आपके समझ में आया है क्या? क्या है उनका मत? किस पर टैक्स लगाना चाहिए उनके मतानुसार? खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। और वे कहते हैं कि खूबसूरती पर यदि टैक्स सरकार ने चालू किया तो देने वाले भी चू भी नहीं करेंगे, मतलब उसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो खुश हो गए, मैं खूबसूरत हूं इसलिए मैं टैक्स दे रहा हूं। वे गर्व करेंगे, बराबर घमंड भी कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूं इसलिए सरकार मुझसे क्या कर रही है? टैक्स मांग रही है। यह तो कोई विरोध का हिस्सा है, एक मजाक का हिस्सा है इस एकाकी की दृष्टि से। तो वैसा तो कोई होने वाला नहीं है, और सरकार भी कोई आपकी खूबसूरती पर टैक्स लेने वाली नहीं है। लेकिन यह विनोद की दृष्टि से, हंसी मजाक की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस गोपाल प्रसाद के तरफ से कुछ ऐसे हंसी मजाक वाले वाक्य उन्होंने यहां पेश किए हैं आपके हंसी मजाक की दृष्टि से। तो देखिए, रामस्वरूप कहते जोर से हंसते, वाह वाह, बहुत ठीक तरह से आपने सोचा है। वाकई मतलब वैसे तो, या वास्तविकता से, या वैसे कहा जाए तो आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। बेडब यह एक शब्द है, इसका अर्थ है अव्यवस्थित। बेडब का अर्थ है अव्यवस्थित। उतना आसान सवाल नहीं है खूबसूरती का भी। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। देखिए, पुराने जमाने में जो शादी, एक दूसरे का रिश्ता तय किया जाता था तो लड़का तो देखने के लिए नहीं जाता था, उसके माता पिता सिर्फ देखने के लिए जाते थे। और लड़की तो घूंघट पहनी हुई थी और ऐसे ही रिश्ता तय करते थे। खूबसूरती के लिए ज्यादा महत्व पुराने जमाने में नहीं दिया जाता था। तो ये इस तरह पुराने जमाने की बात रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद जी से कह डाली है। तस्तरी लीजिए, नाश्ते की तस्तरी लाई है। तस्तरी मतलब प्लेट, छोटी सी प्लेट। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, मतलब नाश्ते के लिए कौन सा व्यंजन बनाया, कौन सा खाद्य पदार्थ बनाया? तो आपके समझ में आना चाहिए समोसा। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। गोपाल प्रसाद शंकर की ओर होते हुए कहते हैं, आप क्या क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं किस मामले में, मतलब किस विषय में? रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करना। तय करना यह एक मुहावरा है। तय करना इस शब्द का अर्थ है निश्चय करना। तय करना का मतलब निश्चय करना, कि शादी निश्चित करते समय खूबसूरती का कितना भाग होना चाहिए। आप खूबसूरती को कितना ज्यादा महत्व देते हैं शादी के मामले में? गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते हैं यह तो दूसरी बात है रामस्वरूप जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी है। निहायत यह एक शब्द आया है, देखो, निहायत इस शब्द का अर्थ है ज्यादा, अत्यधिक। लड़कियों को खूबसूरत होना निहायत मतलब अत्यधिक जरूरी है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचे का अर्थ कंस में दिया है, देखो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा चौकट में दिया है। जायचा का अर्थ आहे जन्मपत्र, मराठीमध्ये त्याला आपण जन्म कुंडली म्हणतो।
मुलाचा जन्म झाल्यानंतर लोक ब्राह्मणाकडून काय करतात, ती लग्न कुंडली की जन्म कुंडली काढतात। इस प्रकार राज स्वरूप कहते हैं जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस ऐसे ही मिला हुआ समझिए। तो ठाकुर जी, इस शब्द का अर्थ यहां कोई ब्राह्मण व्यक्ति हो, ज्योतिष जानने वाला, या शादी का रिश्ता तय करने के लिए हम ब्राह्मण के पास जाते हैं कि यह रिश्ता मिलता है या नहीं, या कोई दिक्कत है, मुसीबत है। यदि ब्राह्मण हमें कहता है कि ठीक है कोई अड़चन नहीं, तो हम रिश्ता हुए क्या करते हैं, तय करते हैं। तो यह ठाकुर जी का अर्थ क्या होता है, कोई एक ऐसा ज्योतिष आदमी या ब्राह्मण व्यक्ति उसके चरणों में रख दिया तो वह क्या करेगा, हमारा रिश्ता तय करेगा, या यदि मिलता भी नहीं तो वह भी कुछ उपाय करके कुछ हल निकालकर हमारा रिश्ता फिक्स हो जाएगा, तय हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। देखिए, मैंने पिछले भी कहा था कि गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहते हैं, तो उसका एक उत्तर पिछले आया था, ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और यहां एक और एक उत्तर आया है, देखो, सिलाई पुराई करना जानती हो। दो उत्तर आए हैं और दो उत्तर आगे उसके हैं, हमें वो ढूंढना होगा, वो खोजना होगा। तो यह दूसरा मुद्दा था, गोपाल प्रसाद जी का आगमन या गोपाल प्रसाद जी से बातचीत या चर्चा, इस प्रकार। तो इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला वो भी हम देखेंगे। तो यह तो इस मुद्दे में हमने देखा था कि गोपाल प्रसाद जी का आगमन रामस्वरूप जी के घर में हुआ है। उनका घर का पता लगाते समय क्या तकलीफ हुई, इसके बारे में दोनों में चर्चा करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि तांगे वाले ने हमें रास्ता दिखाया, तांगे वाला आपका घर जानता था, आपका पता जानता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। शंकर वीकेंड के लिए आया था, उसके कॉलेज के लिए छुट्टी नहीं थी, उसकी पढ़ाई के लिए 1 साल और लगने वाला था। फिर भी शंकर कहता है कि पढ़ाई खत्म करने के लिए 2 साल लगेंगे, क्योंकि वह 1 साल का अंतर रखता है, मार्जिन रखता है। उसे भी विश्वास नहीं है कि 1 साल में वे पूरे परीक्षा वो पास हो जाए, इसका विश्वास, भरोसा, यकीन शंकर को नहीं है। फिर बिजनेस, राम प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी शादी को क्या मानते हैं, बिजनेस, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वृत्ति की दृष्टि से भी यह बात महत्वपूर्ण है। तो नाश्ता लाते हैं वे, नाश्ता के लिए भी पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जाएगा, तो आपको पर्यायवाची समानार्थी शब्द उसका आना महत्वपूर्ण है। तो नाश्ते का समानार्थी शब्द है जलपान। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द नाश्ते के लिए कौन सा शब्द है, जलपान। यह भी आप ध्यान लीजिए। तकल्लुफ, यह एक कठिन शब्द है, शिष्टाचार उसका अर्थ आया था। तो और एक शंकर के बारे में हमें थोड़ी सी कमजोरी हमें यह दिखाई दी कि उसकी बैकबोन ठीक नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, इसलिए वह झुककर बैठता है। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक तरह से बैठो। आपके मित्र कहते हैं तो सही बात है कि तुम्हें बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी कमजोर है। आगे चाय वे राम प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी को देते हैं। तो शंकर कहता है कि ज्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार अब टैक्स लगाने का इरादा कर रही है, निश्चय कर रही है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि खूबसूरती पर ही टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि वे खूबसूरत लोग भी न हिचकिचाते हुए, विरोध न करते हुए टैक्स देने के लिए वे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक आत्मान की भावना हो गई, हम खूबसूरत है इसलिए सरकार को टैक्स दे रहे। लेकिन ये तो हंसी मजाक का विषय है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि आजकल खूबसूरती का जो सवाल है वह बेढब हुआ है, अव्यवस्थित हुआ है, इस प्रकार। और आगे चलकर गोपाल प्रसाद भी शंकर से बातचीत करते हैं कि आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, शादी के मामले में खूबसूरती को कितना ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो उसके बाद गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे लड़के का आपको जायजा मिला है क्या?
जन्म पत्र मिलाएगा, जिसे हम बायोडाटा भी कहते हैं। देखो, तो वे कहते हैं कि जायचा तो मिल जाएगा, लड़की और लड़के का जायचा हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, ब्राह्मण के पास जाएंगे, उस ज्योति जानने वाले के पास जाएंगे, और वह हमारा रिश्ता क्या करेगा, तय करेगा। और गोपाल प्रसाद जी का मानना है कि हमें बहू कैसी चाहिए, हमें लड़की कैसी चाहिए। पहली बात, ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, और दूसरी बात, सिराई पुराई उसे करना आता हो। और भी 2 उत्तर बचे हैं अगली तासिका के अंतर्गत, हम उसे देखेंगे। तो यह हमें 2 छोटे से टॉपिक यहाँ समाप्त हो चुके हैं। पहला हमारा छोटा सा भाग था अतिथियों के लिए की जाने वाली तैयारी, और दूसरा भाग था गोपाल प्रसाद का आगमन। अगली तासिका में हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, अगला हिस्सा देखने वाले हैं, और अगले तासिका में और 2 मुद्दे के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे, मैं अध्यापन करूंगा, और उसके बाद यह तासिका समाप्त हो जाएगी, और यह हमारा पाठ भी दूसरी तासिका में शायद समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, यह सारी एकांकी आप बारीकी के साथ पढ़िए। कोई कठिन शब्द हो, मुहावरा हो, कोई वाक्य हो, यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज की तासिका के लिए सिर्फ बस इतना ही। धन्यवाद।